कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा हल संधि प्रकरण अभी चल रहा है, इसमें हमने जो सूत्र पढ़ा था पहले, वो नष्ट पदांतस्य जली वाला सूत्र पढ़ा था, जिसमें कि क्या कहा था कि अपदांत नकार और मकार को झल परे रहते अनुसार हो जाता है। ठीक है, अब उसके आगे हम नए सूत्र की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा नया सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ये सूत्र क्या कहता है कि य परे होने पर य परे होने पर अपदांत अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। ठीक है, पहले वाले सूत्र ने क्या कहा था कि म को अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पे वे क्या कह रहा है कि अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है, वो विपरीत बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहां पर अनुस्वार है, ठीक है, और इसके पीछे यदि यह प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, पर सवर्ण। ठीक है, पर्ण सवर्ण होना यानी कि जो भी वर्ण यहाँ पे आ रहा है उसका पीछे आ जाएगा। अब आप देखिए कि पर सवर्ण क्योंकि अनुस्वार है, तो अनुस्वार के लिए अनुस्वार का ही वर्ण का प्रयोग होगा। तो इसके लिए सामान्यतया क्या होता है कि ये क वर्ग च वर्ग जो है ना, क है, च है, ट है, त है और प है ना। तो इनके जो पांचवा अक्षर है इनके वर्ग का, क ख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म, यानी कि ये जो है ये अनुनासिक कहलाते हैं। यानी कि अगर यर प्रत्याहार का कोई वर्ण यहाँ पर आता है, तो जिस वर्ण का आ रहा है उस वर्ण का पांचवा अक्षर जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुनासिक सवर्ण होगा इसका। तो ये कहा इन्होंने। अब हम बात करें कि यह प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हय वरट का यह से लेकर के आप जब शुरू करेंगे तो कपय, वहां तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सब हमारे कहाँ आते हैं, यह प्रत्याहार में आते हैं। तो इसके अंदर बाकी सब का व्यंजन है, इसके अंदर केवल ये उष्म आ रहे हैं, य र ल और व। ठीक है, और इनका जो है सवर्ण वो केवल सवर्ण य, सॉरी अनुस्वार ही लगाएंगे हम, य र ल और व, यही बनेगा इसका। ठीक है, तो ये इसका जो है वो अनुस्वार इनका बनता है। बाकी वो यर प्रत्याहार के अंदर दूसरे जितने भी आते हैं उसका वर्ग का पांचवा अक्षर जो है वो इसके स्थान पर लग जाएगा। तो ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण हमारा जो सूत्र है वो ये कहता है। अब हम जैसे इसके उदाहरण की बात करें, तो हमने शांत शब्द, ठीक है, इसमें क्योंकि अपदांत कहाँ है, शाम प्लस तह, ये म जो है क्या है, अपदांत है शाम के अंदर। अब अपदांत है और त इसके परे है जो कि झल है, क्योंकि हमें म को पहले अनुसार में बदलेंगे, अनुसार में परिवर्तित होगा तभी वो फिर पर सवर्ण में आएगा, क्योंकि हमें न बनाना है। यहाँ पे शांत है ना, इस म को न बनाना है हमें। जब विच्छेद किया है तब शांत है, लेकिन म के स्थान पर न आया है, वो कैसा आया है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे, और अनुस्वार में परिवर्तित करने के बाद में हम इसको न में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये शाम प्लस, अब शाम प्लस के लिए क्या है कि न ये त जो है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, और झल प्रत्याहार का वर्ण जब होता है तो क्या कहा है कि म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुस्वार किससे होता है, नष्ट पदांता वाला जो हमने पहले पिछली बार सूत्र पढ़ा था, नष्टा अपदांतस्य। ठीक है, ये वाला जो हमने पढ़ा था झली, ये जो सूत्र हमने पढ़ा था नष्टा अपदांत से झली, जो हमने सूत्र पढ़ा था, इस सूत्र से, क्योंकि ये भी अपदांत की बात कर रहा है कि अपदांत यदि नकार और नकार परे होता है तो उसको भी क्या हो जाता है, झल प्रत्याहार के परे आते अनुस्वार हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर अब ये न और म दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर म जो है वो क्या है, झल प्रत्याहार का है, और इसके बाद में म आया, म इसके पहले आया हुआ है, तो इस म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश होगा। अब अनुस्वार आदेश हुआ, तो इस सूत्र से जब अनुस्वार आदेश हुआ तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, शामतः। अनुस्वार तक बना तो शामतः शब्द बना हमारा। अब यहाँ पर हमारी जो स्थिति बन गई वो क्या बन गई, शाम और तह। इसके बाद में ये जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अपदांत अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, ठीक है। अब परसवर्ण की बात करी तो अब ये त जो है ये क्या है, ये यह प्रत्याहार का वर्ण है। यह प्रत्याहार का वर्ण कैसे है कि यह प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आएंगे, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, ज, भ, ग, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क और प, ठीक है। ये यर प्रत्याहार के वर्ण है, ये सभी सारी चीजें आ गई, सारे व्यंजन आ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सारे वर्ग आ गए इसके अंदर, ठीक है। और ये वर्ण, ये वर्ण है, यानी कि यर प्रत्याहार के अंदर सभी आ जाता है। अब ये इसे कह दिया जब, तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात ही नहीं कि जब सारी चीजें आ रही हैं, पांचों वर्ग वर्ण आ रहे हैं इसके अंदर वर्ग के, और उसके बाद में यह वर्ण, ये चार एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो ये इतना सा याद रखना है इसके अंदर। अब ये जब चीजें आ रही है तो इसने क्या कहा कि यह प्रत्याहार का वर्ण होता है, तो ये त जो है वो यह प्रत्याहार के अंदर आया। अब इसके स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण। परसवर्ण आदेश हुआ, किससे हुआ, अनुस्वारस्य यई परसवर्ण सूत्र से, ठीक है। अब त है तो त का परसवर्ण क्या होगा, पांचवा अक्षर त वर्ग का, त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, न, शान, तह, रू बना हमारा शांत, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा इसमें इस तरह से लागू होकर के बनता है। इसके बाद में अगला सूत्र जो आता है हमारा, वह है वां पदांतस्य, ठीक है। अब ये वा पदांतस्य सूत्र क्या कहता है कि यदि यह प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो यर प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण होता है, ठीक है। पहले वाले सूत्र ने क्या कहा, अपदांत होना चाहिए, ये सूत्र क्या कह रहा है कि पदांत, पदांत अनुस्वार है, यानी कि पहले वाला जो हमने शांत शब्द देखा था उसके अंदर शाम जो था वो अपदांत था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पदांत होना चाहिए। अनुस्वार कैसा हो, पदांत, यानी कि पूरे पद के बाद में अनुस्वार होना चाहिए। तो पदांत अनुस्वार होगा तो उसके स्थान पर विकल्प से, ठीक है। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो स्थिति वही रहेगी। तो विकल्प से परसवर्ण होता है, कब होता है कि जब यह प्रत्याहार का वर्ण ही परे होता है, यानी कि ये यह प्रत्याहार का वर्ण है, यहाँ पे पदांत अगर अनुस्वार लगा है तो ये विकल्प से इसका क्या जब आदेश हो जाएगा, परसवर्ण आदेश होगा, ठीक है। लेकिन वो विकल्प से होगा, करेंगे तो चेंज होगा, नहीं करेंगे तो जैसी स्थिति है एज इट इज वो रहेगी। अब कैसे रहेगी इसको उदाहरण से हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण है त्वम करोषि
या त्वं करोषि। ठीक है, दोनों ही रूप इसके बनेंगे। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो त्वं करोषि। इसको ये पहले म से हमको इसको अनुसार में बदलना पड़ेगा, त्वं करोषि। अब इसको देखें आप, तो पहले वाला वही सूत्र लगेगा हमारा कि जहां पर हमने क्या किया था, इसको कैसे करेंगे अब इसको हम। तो ये जो एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था वो कौन सा सूत्र था, मो अनुस्वार। मो अनुस्वार इस पदांत है ये, इसलिए हमने मो अनुस्वार का प्रयोग किया है कि पदांत म के पश्चात यदि कोई हल होता है, कोई व्यंजन होता है, तो म को अनुस्वार हो जाता है, मो अनुस्वार। अब यहाँ पे एक क जो है क्या है, ये व्यंजन है, हल है। ठीक है, ये व्यंजन है और ये म अनुस्वार है। तो इसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा, म को किससे होगा, मो अनुस्वार से। मो अनुसार सूत्र से म को अनुसार आदेश होगा, तब हमारा बना त्वं करोषि। ठीक है, अब इसको अगर हम वा पदांत से सूत्र से अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, पर सवर्ण नहीं करते हैं, तो ये त्वं करोषि एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि विकल्प से है। लेकिन यदि हम ये लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्वं प्लस करोषि, ये स्थिति बनी हुई है। अब ये क्या कह रहा है, यह प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो ये क जो है वो यह प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, यह प्रत्याहार का वर्ण होने से अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होगा। क वर्ग का लगेगा अंतिम अक्षर, तो क्या लगेगा, त्व न करोषि। ठीक है, तो ये बना त्वं करोषि। ये इसका रूप इस प्रकार से इसका सिद्ध होता है। तो जहां पर पदांत होगा वहीं पर प्रयोग किया जाएगा इसका अनुस्वार को, अगर हम बदलना चाहते हैं पर सवर्ण में तो, लेकिन वो विकल्प से है, अगर नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन अपदांत है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको अनुस्वार को क्या करते हैं, पर सवर्ण में बदलते हैं उसको। अब अगला सूत्र जो हम देख रहे हैं वो क्या है, मो राजी समह को। ये क्या कह रहा है कि को यानी क्वि प्रत्ययांत राज धातु परे होने पर सम के मकार को मकार आदेश होता है, यानी कि धातु के परे होने पर। परे का मतलब क्या हुआ कि राज धातु इधर आएगी। ठीक है, और इसके आगे अगर सम आ रहा है, सम का आगम सम आ रहा है, तो सम स्थिति राज धातु कैसी होगी, क्विप प्रत्ययांत। क्विप प्रत्यय के साथ में राज धातु को बनी हुई है, राज प्रत्यय लगा हुआ, क्विप प्रत्यय लगा हुआ इसके अंदर और राज धातु है, तो सम के इस म को म ही रहेगा, इसका अनुस्वार नहीं बदलेगा, इसको म को हम अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करेंगे, ये वाला सूत्र कह रहा है। ठीक है, अब राज और क्विप प्रत्यांत वाली बात हो गई कि राज शब्द है राजते शोभते के अर्थ में, लेकिन अगर इसको क्विप प्रत्यय के अंदर करेंगे तो ये दूसरा अर्थ निकलेगा इसका। तो राज कहा है ना, तो क्विप प्रत्यांत अगर है तो इसके आगे अगर म आ रहा है तो म को क्या होगा, म को म ही रहेगा, उसको परिवर्तित नहीं होगा, वो अंत में परिवर्तित नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने बता दिया क्विप प्रत्यांत हमने कर दिया इसको। तो अब इसको अगर आप देखें इसको, तो ये जो शब्द है सम प्लस राज प्लस ये जो स्थिति है, तो इस स्थिति में मो को मो अनुस्वार से हो सकता है, लेकिन मो अनुस्वार का इसने क्या कर दिया, मो अनुस्वार से हम इसको अनुस्वार कर सकते हैं, लेकिन मो अनुस्वार का इसने बात कर दिया है, क्योंकि राज शब्द जो है वो क्विप प्रत्यांत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम इसको अनुस्वार नहीं करेंगे वो अनुस्वार से। और इसका उदाहरण जो है अगर हम नॉर्मली देखें तो एक शब्द मिलता है सम्राट। ठीक है, सम्राट, सम प्लस राट, नॉर्मल बहुत सीधा ही बता रही हूं मैं इसको, फिर आगे हम देखेंगे इसको कि राट कैसा आया कैसे हुआ है। तो यहां पर हम केवल सम्राट की बात करते हैं कि सम्राट शब्द है। ठीक है, अब यहां पर ये जो राट शब्द जो है ये क्विप प्रत्ययांत है। राट जो शब्द है वो क्विप प्रत्ययांत है, और क्विप प्रत्ययांत होने से इस म को इस सूत्र के कारण म ही रहेगा, तो ये सम्राट सम्राट रूप बन जाएगा, इसका कुछ वो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ये एक ही सूत्र लग रहा है इसको, और इस सूत्र से हमने इसको सम्राट कर दिया। एक नॉर्मल तरीके से देखें तो ये बात हो गई कि सम्राट के अंदर मो राज्य समूह को, क्योंकि ये राट जो शब्द है वो मूल इसके अंदर राज है, और राज के अंदर क्विप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये राट बना हुआ है। ठीक है, तो ये राट होने से सम प्लस राट लिखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि इसलिए ये क्विप प्रत्यांत राज शब्द होने से सम को हमने अनुस्वार नहीं करके केवल मात्र म रखा इस सूत्र के कारण, तो सम्राट शब्द बनता है।
ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये राज का राट कैसे बन गया, थोड़ा सा ये देख लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि, और समझ में भी आएगा तो आपकी डीपली थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ेगा इसका, और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी थोड़े से इसके अंदर क्लियर होंगे। तो अब जब हम इसको अगर उस रूप में सिद्ध करें तो सम प्लस राज और प्लस कृप, ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बना हुआ है, सम्राट बन रहा है। कैसे बन रहा है हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्विप प्रत्ययांत है। क्विप प्रत्ययांत, क्विप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके के अंदर से कुछ भी शेष नहीं रहता है, केवल राज ही बचता है इसके अंदर। क्विप के अंदर से सब उड़ जाता है ना। तो सर्वापहारो लोपों का एक सूत्र आता है, इससे पूरे ही इस क्विप का लोप हो जाता है, ठीक। लेकिन अब इसके अंदर लोप होता है तो एक तो प का तो आपका हो जाएगा, हलंत्यम से हो जाएगा, ठीक है। क का जो लोप होता है वो इसके इस हलंत्यम से इसका लशक तद्धिते से होगा, इसका सूत्र क का लशक व तद्धिते से इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका प का हलंत्यम से हुआ, और ई का जो है वो उपदेश है अजनुनासिक से, ठीक है। ये जो सूत्र है हमारा, तो इन तीनों सूत्रों से इन तीनों ही वर्णों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो गया, अदर्शम लोप, दिखता नहीं है, लोप हो गया, विद्यमान है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। और लास्ट में बचा हमारे पास व बच गया, क्योंकि इसके अंदर से प भी निकल गया, क भी निकल गया और ई भी निकल गया, तो खाली व बच गया हमारे पास, ठीक है। अब व बचा है तो व के लिए इसका लोप करने के लिए भी एक सूत्र आता है जिसको कि हम कहते हैं वेद से। एक सूत्र ये आता है कि जिसमें व का जो है अप्रक्त एकाल एक वर्ण वाला है, तो ऐसा जो वर्ण होता है वह तो उसका भी लोप हो जाता है, ठीक है। ये भी ये सूत्र कहता है। तो यहां पर जब हम इसका व का लोप करते हैं तो केवल मात्र क्या बचा हमारे पास, राज ही बचा, ठीक है। अब ये राज बचा है, लेकिन राज कैसा है, क्विप प्रत्यायांत से। क्विप प्रत्यायांत तो है लेकिन सब वो लोप हो चुका है, उसके बावजूद वो अदर्शम लोप से विद्यमान तो है वो उसके अंदर, ठीक है। तो ये बात हो रही। अब समराज हो गया। अब जब हम इसके आगे की बात करें कि समराज हुआ, तो इसके अंदर एक पाणिनि व्याकरण में एक वो सूत्र दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा सा सूत्र है, जिसपे कि वो सूत्र कुछ वो है, इस प्रकार से है वो, भ्रष्ट 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 इस करके एक पूरा लंबा चौड़ा सूत्र है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या कहता है कि अगर ये कुछ वर्ण दिए हैं कि ऐसे कुछ वर्ण होते हैं तो अंतिम जो वर्ण होता है उसको श आदेश हो जाता है, वो ये कहता है, ठीक है। ये वाला एक पूरा सूत्र है ये व्याकरण में, आप लघु सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो ये सूत्र आपको कहीं मिलेगा। तो इस सूत्र के अंदर क्या कहता है, ऐसे कुछ वर्ण दिए हुए हैं कि व्र है, विभ्र है, इस प्रकार से, और राज और इस शब्द आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अंतिम जो व्यंजन है उसको क्या हो जाता है, श आदेश होता है, ये सूत्र ये कहता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस ज को श आदेश करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस ज को जब हमने स आदेश किया तो सम प्लस राश बन गया, ठीक है। अब सम प्लस राश बना, तो सम प्लस राश होने पर हमने क्या किया इसको कि वो एक सूत्र आता है अपना, हम पढ़ चुके हैं, जलाम जशो अंते, ठीक है। यानी कि झल वर्ण होता है अंत में तो उसका जश आदेश हो जाता है, झल होता है तो उसका जश आदेश हो जाता है, ठीक है। अब ये श जो है, और इसके पीछे का उन्होंने कोई वो इसने नहीं दिया था कि व्यंजन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी शर्त नहीं थी इसके अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जलाम जशो अंते से जल प्रत्याहार है, जल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको जश हो जाएगा, ये कहा। तो यहाँ पर जश हम करेंगे तो सवर्ण होगा जश। अब जब सवर्ण करें, जब गड़द, 5 ही वर्ण आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये 5 वर्ण जो आ रहे हैं इसमें से श के स्थान पर कौन सा होगा, तो श मूर्धा है उच्चारण श का। इसके अंदर मूर्धन कौन से वर्ण है उसका देख सकते हैं, तो ड आता है, ट ठ ड है ना। ट वर्ग जो है मूर्धन ही होता है, तो ट ठ ड और ये तो ड जो है इसका वो क्या बनेगा, ये पांचों में से इसका सवर्ण बनेगा। तो सम प्लस राड, ये स्थिति आ गई, ठीक है। यहां ये स्थिति बन गई हमारी। अब हम इसके आगे अगर देखें तो इसके बाद में एक सूत्र और आता है, वा अवसाने। वो सूत्र क्या कहता है कि अंत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण होता है, झल प्रत्याहार का अगर वर्ण होता है तो उसको चर आदेश होता है, ठीक है। झर को चर हो जाता है।
अब झर को चर होना, च वर्ग के अंदर आएगा तो च वर्ग के अंदर ड का वर्ग कौन सा है, ट है पहला, तो सम सम प्लस राट। अब आप इसको मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा सम्राट। ठीक है, तो इसमें ये सम्राट में राट जो है ये जो है वो क्विप प्रत्ययांत है, और क्विप प्रत्ययांत होने के कारण हमने इसका म का जो है वो लोप नहीं, अनुसार नहीं करके हमने केवल मात्र इसको म को म ही रहने दिया है। किस सूत्र से, मोर आदि समूह से। लेकिन सम्राट कैसे बना है तो उसके लिए कुछ अलग से शब्द लगे हैं। क्विप प्रत्यय कहाँ गया दिख नहीं रहा है, लेकिन है वो तो कैसे है, तो इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको फिर भी कल को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे इसको पूछ लेना, इसको कमेंट में कैसे भी जैसे पूछना चाहें। और अगला सूत्र जो हमारा आता है वो है हे म परे वा। अब ये क्या कहता है कि म परे, मकार परक, यानी कि मकार के साथ में, मकार परक यानी मकार जिसके पीछे है, मकार परक हकार, परे होने पर, परे होने पर विकल्प से, परे होने पर विकल्प से मकार ही रहता है। अब ये क्या कह रहा है कि मकार परक हकार परे होने पर, यानी कि ह कैसा हो कि जो मकार परक है, यानी कि ह के बाद में म आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा म जब म के पीछे होता है। ठीक, म के पीछे होने पर, म के यानी कि म के बाद में यदि ह होता है और वो ह कैसा होना चाहिए, म से युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो मकार से परे यदि हकार है जो कि मकार युक्त होता है तो इस मकार को केवल मात्र मकार ही आदेश होता है, इसको हम अनुसार में नहीं बदलते हैं, ये ऐसा ही रहता है। ये सूत्र हमारा ये कह रहा है हे म परे वा। हे यानी हकार कहाँ है, म परे मकार परक, मकार परक अगर हकार के परे है तो विकल्प से मकार ही रहता है, वाकार से विकल्प से, तो विकल्प से जो है वो मकार ही रहता है, हम उसको अनुस्वार आदेश नहीं करते हैं, विकल्प से है। यानी कि आप चाहे तो उसको अनुस्वार कर सकते हैं और नहीं चाहे तो हम उसको अनुस्वार नहीं करेंगे। तो ये इसने इस सूत्र में ये कहा गया है। अब इसको उदाहरण से देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको। किम हलयति और किम किम हलयति। ठीक है, इसका जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो किम प्लस हलयति। अब ये ह जो है, ये ह के अंदर म मिला हुआ है। ठीक है, म पूरा है ह अधूरा है, किम ह। ठीक है, ये म पूरा है और ह अधूरा, यानी कि ह जो है वो किससे युक्त है, म से युक्त है, ये कह दिया इसमें। अब ये जब म से युक्त है तो ये म आ रहा है, म के बाद में ह है और ह के बाद में पुनः म है। ठीक है, और ये म है, म है, उसके बाद में ह है और उसके बाद में पुनः म आ रहा है। तो हे म परे वा सूत्र क्या कहता है कि यदि मकार परक हकार परे होता है तो इस म को म ही रहता है। तो इस सूत्र से, हे म परे वा सूत्र से ये मकार ही रहेगा। तो ये रूप कैसा बना हमारा, किम मलयति। ठीक है, ये एज इट इज ये रूप हमारा बन गया इसमें। और इसको आप अगर बनाएंगे, इसको संधि युक्त करेंगे तो किम मलयति। ठीक है, ये हमारा रूप ये वाला बनता है इसके अंदर। एक तो रूप ये म पर से बन गया। लेकिन अगर हम इसको विकल्प से कहा है, अगर विकल्प से हम इसको नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, मो अनुस्वार लग जाएगा यहाँ पे। मो अनुस्वार सूत्र से किम अनुस्वार है ये, और उसके बाद में ह व्यंजन है तो मो को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो किम मलयति, ये रूप भी बनेगा इसका। ठीक है, तो जब ये वाला रूप बनाते हैं
तो यहाँ पर मो अनुस्वार सूत्र लगेगा, और जब हम ये शब्द बनाते हैं, इस प्रकार से इसका रूप बना रहे हैं शब्द का, तो ये वाला सूत्र लगेगा कि हे म परेवा, कि जहां पर हमने विकल्प से उसको क्या किया, मकार को मकार ही रहने दिया, उसके अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, और ये हमारा रूप इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब इसके आगे के जो सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं कि किस किस के साथ में म को हम विकल्प से म ही रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सम्राट का तो उन्होंने बता ही दिया था, उसके बाद उन्होंने ये बता दिया। अब इसके बाद में एक जो है वो वार्तिक दिया है, क्योंकि वार्तिक जो है वो क्या करते हैं, सूत्रों में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। तो अब वार्तिक जो उन्होंने दिया है, उस वार्तिक के अनुसार वार्तिक क्या कहता है कि यवल परे यवलावा। ठीक है, यवल परे यवलावा, यानी कि य व और ल परे होता है तो यवल, ये जो होता है ना यवल हो जाता है विकल्प से। ठीक है, विकल्प से क्यों, क्योंकि अब ये जो यानी कि ये वाला क्या है, ये अनुनासिक है, इसको हम यहाँ पे अनुनासिक कर सकते हैं, अनुनासिक हो जाता है ये। अब उसने क्या कहा, पहले वाले सूत्र ने क्या कहा कि हकार परक यदि म है तो पूर्व म को क्या हो जाता है, वैसा ही रहता है, उसको मकार आदेश ही करते हैं, उसके अंदर यही चीज रखते हैं इसमें। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर म शब्द है, ठीक है, और इसके बाद में ह है, ठीक है, और ह के बाद में यदि य है या व है और ल है, ठीक है, ये जो वर्ण है अगर इसके साथ में, तो ऐसी स्थिति में ह के बाद में यानी कि मकार कैसा, हकार कैसा होना चाहिए, यकार परक होना चाहिए, वकार परक होना चाहिए, या लकार परक होना चाहिए। यदि ये होता है तो इस म के स्थान पर क्या करेंगे हम, ये करेंगे क्योंकि इसका सवर्ण यही है, तो य व और ल, ये इसके स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहां पे वो मकार का मकार ही रहा, लेकिन यहाँ पे इनका सवर्ण तो है, वो मकार वकार नहीं है, तो इसका सवर्ण इन्होंने ये रखा है इसमें, तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है, वो विकल्प से होती है। अब इस शब्द को समझने के लिए, क्योंकि पहले वाला जो सूत्र बता था उसने बोला म फिर ह और फिर म है, तो ये म ऐसा ही रहा, एज इट इज रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये वाला सूत्र क्या कह रहा है कि म है, उसके बाद में ह है, और उसके बाद में य है, व है या ल है, तो इस स्थिति में म के स्थान पर अनुस्वार य, व और ल इसके स्थान पर हो जाता है। ठीक है, ये इसमें इन्होंने ये बात कही है इस सूत्र के अनुसार। अब इसको उदाहरण से आप देख लो, इसको समझो, इसको कि एक तो आया कि य, और इसी का दूसरा रूप बना किम य। ठीक है, इसका संधि विच्छेद किम प्लस य, आपको थोड़ा समझ में रहेगी कि ह के बाद में य है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र क्या कह रहा है, यवल परे यवलावा, यानी हकार के बाद में यदि यकार होता है तो ये म जो होता है, ये म इस वाले में, अनुस्वार वाले में, ठीक है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो अगर हम अनुस्वार में इसको बदलेंगे तो म के स्थान पर अनुस्वार यह हो जाएगा, तो कि हया। ठीक है, तो ये इसके रूप हमारा बना कि यह। ठीक है, ये वाला रूप हमारा इसके अंदर ये बनता है हमारा। और अगर हम नहीं करते हैं तो मो अनुसार लगेगा, मो अनुसार से कि मनु ये रहेगा, म को अनुसार बदल गया और वो उस अनुसार में, तो किम यह ही रहेगा इसके अंदर रूप। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण आप देखो, किम भलयति,
और किम वलयति। ठीक है, यहां पर भी बस वही चीज है, फर्क केवल इतना है कि वहां पर यह था, यहां पर वह है ह के बाद में। ठीक है, ये वह होने से इसको भी इस वार्तिक से अनुस्वार वह हो जाएगा, तो किम वलयति रूप बनेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो म अनुस्वार से किम वलयति रूप ही इसके अंदर रहेगा। और इसी प्रकार से ल का उदाहरण आप देख लें इसमें, तो ल का जो उदाहरण है वो भी यही कहेगा आपका कि किम लादयति और किम लादयति। ठीक है, इसका संधि विच्छेद भी यही है, किम प्लस लादयति हो गया, वही ल गया, ये ल पीछे आ रहा है, तो इस म को अनुस्वार ल आदेश होकर के किम लादयति रूप बनेगा। और बाकी मो अनुस्वार से ये सूत्र आपका बनेगा इसके अंदर। अब अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र कहता है न परे नह। अब ये क्या कहता है कि नकार परक, ये सब चीजें वही आ रही, परक आ रहा है, ह के बाद नहीं आ रही सारी चीजें। ठीक है, नकार परक हकार हो, यानी इतनी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वहां पे सब ह के बाद में ये सारे वर्ण आ रहे हैं, चाहे वो म आ रहा हो, चाहे वो व आ रहा हो, चाहे वो य आ रहा हो, चाहे वो ल आ रहा हो। अब ये न की बात करें कि यदि न आ रहा हो, ठीक है, तो नकार परक हकार परे होने पर मकार को विकल्प से नकार आदेश होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि म है, उसके बाद में ह है और उसके बाद में न है, तो इस म को विकल्प से न आदेश हो जाएगा, ये न परे न से होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण में अगर आप देखो तो एक आता है किन्न होते, किन्न होते, और एक आता है आपका किम होते। ठीक है, अब इससे क्या कहा, नकार कहा इन्होंने, अब इसमें यहाँ इन्होंने क्या कहा कि नकार आदेश होता है, लेकिन क्योंकि नकार स्वयं अपने आप में क्या है, अनुनासिक है ना, तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने अनुनासिक नहीं कहा। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि केवल मात्र नकार परक हकार यदि म के परे होता है तो न के स्थान पर इस म को हम न कर सकते हैं विकल्प से, क्योंकि ये भी अनुनासिक है और न है वो भी अनुनासिक ही है, इसलिए हमने इसको अनुनासिक को, इसको यहाँ पर हम डोट नहीं लगा रहे, यहाँ पे अनुसार नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि न स्वयं अपने आप में अनुनासिक है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, अब विकल्प से कहा ये भी इसमें, अब किन होते और किम होते, इसका संधि विच्छेद कर लो आप, किम भूते। ठीक है, क्लियर हो गया, ह के बाद में न आ रहा है, स्पष्ट है, तो हम इसको म को क्या करेंगे, न कर सकते हैं विकल्प से, न परे न सूत्र से। अगर हमने इसको विकल्प से न किया तो किन्न भूते शब्द हमारा बन किन्न होते। ठीक है, और अगर हम इसको विकल्प से नहीं करते हैं तो मो अनुसार लग जाएगा, मो अनुसार से मो को अनुसार होकर के किम होते बन जाएगा, ये किम और नूते, मो अनुसार लगाया हमने तो किम नूते किम नूते रूप बना हमारा। ठीक है, तो ये शब्द की सिद्धि इस प्रकार से होती है। तो कुछ पहले सूत्र जो पढ़ा उसमें उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले कि मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है, पहले ये बताया, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा। फिर इसमें हमने पढ़ा है कि अगर मकार होता है तो वो अनुस्वार में परिवर्तित कैसे होता है,
एक जगह तो बिल्कुल फर्स्ट जो सूत्र पढ़ा हमने अनुस्वार से यही वाला, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अनुस्वार को हम क्या करेंगे, अनुस्वार बदल देंगे म को। लेकिन उसके बाद में उन्होंने विकल्प से कहा कि अगर हकार के बाद में पहले तो उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यांत राज शब्द है तो म को म ही रहेगा, उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, वो बिल्कुल कंपलसरी है कि वहां पे वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हमने परिवर्तित नहीं किया। उसके बाद में जितने भी सूत्र पढ़े हमने, उसमें म आ रहा है, उसके बाद में ह तो फिक्स है, और उसके बाद में अगर म आ रहा है आपका, य आ रहा है, र आ रहा है, व आ रहा है, ल आ रहा है ना, और न आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या हो जाते हैं, पदांत हो जाते हैं, तो अनुनासिक हो जाते हैं उसमें। तो ये एक इन्होंने ये पूरे इसमें समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार देख रहा है वो उसको सब्सक्राइब करें। आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए ये बहुत मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि डीपली आपको पढ़ो। कई सूत्र इसमें ऐसे होंगे कि जो शायद आपके कोर्स में ना हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कोर्स में नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सुविधा हो जाएगी। इसलिए ये थोड़ा सा डीपली पढ़ना जरूरी है आपको, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका डीपली नॉलेज होना भी जरूरी है इसके लिए, है ना। तो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी जो वीडियोस आएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर आपके ये संध्या खत्म होगी, उसके बाद में मैं कारक प्रकरण है, आपका प्रत्यय है, आपके संस्कृत के अंदर जो भी है कोर्स के अंदर, उनको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूंगी। ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको देख रहे हैं, अवश्य देखें इसको, और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में अच्छे से अच्छे वीडियो आएंगे। धन्यवाद।